I hope that you are healthy and hale. आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी मैंने आपको, याद है? कि जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड है वो डिटरमिन करती है हमारे फ्यूचर को, हमारे एक्शंस को। तो मैं होप करता हूं कि आप सभी पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और आज तो बड़ा अच्छा दिन है। थोड़ी ठंड भी है, हल्की सी गर्मी भी नहीं है। तो बेटे 2-3 बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे, जैसे अदिति शर्मा ने, साक्षी कुमारी ने, कि सर जो ये चैप्टर था या यूनिट थी, क्या था ये? एक ही चैप्टर था या यूनिट थी? तो बेटा गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी ये एक चैप्टर भी है और यूनिट भी। पूरी यूनिट में एक ही चैप्टर है बस। सबसे छोटी यूनिट जो है हमारी वो क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स में? गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। आपको बताया भी गया था पिछली बार। कितने मार्क्स की है? 6 मार्क्स की है, 6 नंबर की है। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा? अगर 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे तो 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है कि 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस एंड 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का। ठीक है? अदरवाइज एक ही क्वेश्चन बनेगा। Please. हेलो, When you're talking, please keep the YouTube 1 to 0. अदरवाइज इससे 1 क्वेश्चन बनेगा 6 मार्क्स का। तो बेटा पहला जो डाउट था आपका कि ये यूनिट है या चैप्टर है, ये यूनिट है और इसमें एक ही चैप्टर है। और ये कितने नंबर की यूनिट है? 6 नंबर की, 6 मार्क्स की यूनिट है ये। ठीक है? अब अदिति ने पूछा है कि सर फिस्कल डेफिसिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बेटा डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए हमें। घाटा। डेफिसिट का मीनिंग है घाटा। जब किसी की इनकम कम होती है और उसका एक्सपेंडिचर, उसका खर्चा ज्यादा होता है, तो क्या होता है उस केस में? घाटा। ऐसे ही सरकार के भी घाटे होते हैं। आप अगर देखेंगे वीडियो को दोबारा से ध्यान से तो उसमें देखेंगे कि 3 प्रकार के डेफिसिट्स थे। फर्स्ट क्या था? रिवेन्यू डेफिसिट्स, राजस्व घाटा। थोड़ा रिकैप कर रहे हैं हम हल्का सा फर्स्ट क्लास को। तो उसमें क्या था? रिवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। अब कब आएगा राजस्व घाटा? जब राजस्व जो हमारी प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, दैट मींस रेवेन्यू रिसीट्स विल बी लेस देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब हमारी राजस्व प्राप्तियां राजस्व वैसे कम होंगी, ज्यादा क्या है हमारा खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। जब हम राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां माइनस करते हैं तो क्या मिलता है हमें? राजस्व घाटा। ठीक है? और ये आपको पता ही है कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? दोज रिसीट्स which neither create liability nor reduce assets of the government। राजस्व प्राप्तियां क्या बताई गई थी आपको? कि वे प्राप्तियां होती हैं जिनसे न तो सरकार की देयता उत्पन्न होती है और ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है। ठीक है? दूसरा घाटा था हमारा फिस्कल डेफिसिट। जो बच्चों का क्वेश्चन है कि सर फिस्कल डेफिसिट
इसको हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय घाटा। क्या बोलते हैं बेटा? राजकोषीय घाटा। तो क्या होता है ये, कैसे निकालते हैं इसको? कि जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों को जोड़कर, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? टोटल एक्सपेंडिचर। उसमें से क्या माइनस करेंगे? टोटल रिसीट्स। दैट मींस रिवेन्यू रिसीट्स पूरी, और कैपिटल रिसीट्स के तीन पार्ट थे, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, उधार तथा अन्य देयताएं। सेकंड, रिकवरी ऑफ लोन, ऋण की प्राप्ति, एंड अदर्स, जिसमें क्या था? डिसइन्वेस्टमेंट। तो हम जो पूंजीगत प्राप्ति है उसमें उधार और देयताएं को छोड़कर वो शामिल करते हैं। अगर हम दूसरे सिंपल वर्ड्स में देखें तो फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है? गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है। अगर आपको वैसे समझना है तो आप देखना कि जो गवर्नमेंट की बोरोइंग्स होती हैं वो बराबर होती है फिस्कल डेफिसिट्स के। दैट मींस राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है? सरकार की जो कुल उधारी है, कुल देता है, कुल जो उधार लिया सरकार ने। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन है कि फिस्कल डेफिसिट को हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय घाटा। सरकार तीन प्रकार से उधार लेती है, बोरोइंग एट होम प्लस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई एंड अदर बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड। तो सरकार जो उधार लेती है अपनी होम कंट्री में, आरबीआई से और विदेशों से, अगर हम उन सबको ऐड कर देते हैं तो वो बराबर होता है फिस्कल डेफिसिट के, राजकोषीय घाटा के। अब जो तीसरा घाटा था हमने पढ़ा था, बच्चे ने पूछा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं फिर भी आपको, ये किसी बच्चे का डाउट हो सकता है। वो था प्राइमरी डेफिसिट। वो कैसे निकालते हैं? कि जब हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो क्या बोलते हैं इसको हम? प्राथमिक घाटा। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राथमिक घाटा। कैसे निकालते हैं? जब हम राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को माइनस कर देते हैं। तो ठीक है बेटा, ये आपके जो लास्ट क्लास में डाउट थे जो आपने पूछे थे, और हिंदी में हम बोल रहे हैं लगातार, बाइलिंगुअल हम पूरा पूरा ट्राई कर रहे हैं, और आगे से जो अपने नोट्स हैं उसमें भी जो मेन टर्म्स हैं उसकी आपको हिंदी भी मिलेगी। ये भी क्वेश्चन था बच्चों का कुछ कि सर हिंदी की टर्म्स भी, तो वो भी आपकी रिजोल्व हो जाएगी बेटा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, जरा एक क्वेश्चन का आंसर देना कि अगर हमें कोई चीज देखनी होती है तो उसके लिए जरूरी चीज क्या है? अगर आप चाहें तो चैट कर सकते हैं इसका आंसर, कि अगर हमें कोई चीज देखनी है तो सबसे जरूरी चीज क्या है देखने के लिए? मैं चाहूंगा आप चैट बॉक्स का यूज करें, चैट करें। छोटा सा क्वेश्चन है। अगर हमें कोई चीज देखनी है तो सबसे जरूरी चीज क्या है उसके लिए? हेलो बेटा, आपको आवाज आ रही है? हेलो Hello, हेलो। Ajay sir. हाँ जी, Should I resume from एक my मिनट side? क्वेश्चन, एक मिनट पूछना था क्वेश्चन बच्चों से ये इसका, फिर आपके लिए मैं एक वो बना रहा हूँ बेस।
बेटा कुछ का आंसर आया है कि जो देखने के लिए क्या जरूरी है, आई, आंख। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हम किस चीज को देखना है तो क्या जरूरी है, क्या केवल आंख जरूरी है? अगर हम रात के अंधेरे में 2 बजे अपने रूम में उठते हैं और कोई चीज को देखते हैं, हमें मोबाइल चाहिए, तो क्या सबसे पहले क्या करते हैं, लाइट को ऑन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 2 चीज चाहिए। इसेंशियल तो है आंखें, आई, जो लिखा है आपने, सही है बिल्कुल। YouTube लेकिन simultaneously, you will get all the answers. Kindly continue the class. सेकंड क्या है, लाइट, प्रकाश। तो आज ऐसे ही हमारे अंधेरे को प्रकाश में बदलने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अमित सिंह खोकर। अमित सर, Yes, sir. काइंडली रिज्यूम योर क्लास। Thank you so much, Ajay sir. Good morning, everybody. All the students, I welcome you to this class. और थैंक यू अजय सर, बहुत बहुत आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म रेडी करके दिया है मेरे लिए इस क्लास को कंडक्ट करने के लिए। सही कहा अजय सर ने कि देखने के लिए आंखें जितनी महत्वपूर्ण हैं, उससे भी कहीं अधिक प्रकाश का होना आवश्यक है जीवन में, और वही प्रकाश है जो हमें ज्ञान के रूप में हमें प्राप्त होता है यदि हम प्रयास करते रहें तो आइए इस माध्यम से, ये जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन क्लासेस का, इसमें ये ज्ञान रूपी प्रकाश जो है हम एक दूसरे के साथ बांटते चलें और साझा करते चलें। डियर स्टूडेंट्स, हम इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं क्योंकि अभी कंट्री में एक लॉकडाउन डिक्लेयर्ड है। लगभग 1 महीना होने वाला है इस लॉकडाउन को डिक्लेयर हुए, और इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारी गवर्नमेंट ने ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट करने का, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 12 का जो सिलेबस है उसके बारे में लास्ट क्लास में अजय सर ने बात की, बताया उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। लेकिन क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसी वीक ज्वाइन किया है, लास्ट ईयर ये क्लासेस सिर्फ आरपीवी के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट की जा रही थी, तो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड इन दिस क्लास, आई विल अगेन बी गोइंग टू द सिलेबस, दो वेरी ब्रीफली। So I welcome you all to this class for economics syllabus class 12, and today I will be taking unit number 2, money and banking. Dear students, as I have said earlier that today we are all locked down in our houses. Most of the people are in their houses, some are working also, like my all panelists. We all are working though from our houses. इस लॉकडाउन पीरियड में सब कुछ बंद है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी अवेलेबल हैं, और वो चीजें हैं द बेसिक एसेंशियल्स नेसेसिटीज ऑफ आवर लाइफ। खाने पीने की चीजें अभी भी अवेलेबल हैं, या कुछ दुकानें खुली हुई हैं, पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं, और इन सब फैसिलिटीज को यूज करने के लिए हमें चाहिए मनी। पैसा हाथ में है तो हम खर्च कर सकते हैं उसको, तो मनी जिसे हम यहाँ And all panelists, kindly note, just a sec. जैसा कि आप देख सकते हैं यूनिट का नाम मनी एंड बैंकिंग है, हिंदी में इसे मुद्रा और बैंकिंग कहते हैं। तो मुद्रा यदि हमारे हाथों में उपलब्ध हो तो बेहद सरल हो जाता है कार्य को करना, और वस्तु एवं सेवाओं को। That all these are videos are available online, so you don't have to spend a lot of time. They will go back and view the videos. Students, all the classes, this is the second class. In the previous class, whatever has happened, जो भी पिछले क्लास में हुआ है उसकी वीडियो आपके एस्पिरेशन अकाउंट पे है, उसको पुनः देख लीजिएगा। पिछले क्लास में सिर्फ शुरुआत हुई थी सिलेबस वो सब की, सो इस क्लास में जो भी होगा तो क्विक रिकैप होगा, फिर चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्लास। यस, श्रीनी सर ने सही कहा है कि जो क्लास आज की क्लास भी आपके पास इसका रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल होगा, और लास्ट क्लासेस भी जो भी कंडक्ट हो रही है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, वो सभी आपके लिए अवेलेबल होगी। यू कैन एक्सेस देम एट योर टाइम ऑफ कन्वीनियंस ऑल्सो। लेकिन ये एक लाइव प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द मेन पैनलिस्ट, विद द टीचर, यू कैन रेज क्वेश्चंस,
और यू कैन क्लियर योर डाउट्स साइमल्टेनियसली। तो जैसे मैं आपसे अभी बता रहा था कि मनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इवन अंडर लॉकडाउन पीरियड। और कुछ इंस्टीट्यूशंस जो भी काम कर रहे हैं उनमें से एक बैंक्स भी हैं। Even if you don't have cash in your hand, you don't have cash in your home, then you can avail the services of the banks. बैंक जाकर आप मनी विड्रॉ कर सकते हैं, एटीएम यूज करके मनी विड्रॉ कर सकते हैं। तो अंडर दिस पीरियड ऑफ लॉकडाउन यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस यूनिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट फॉर योर डे टू डे लाइफ। आइए बढ़ते हैं इस यूनिट को समझने के लिए आगे। यूनिट में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू शेयर विद यू सम इम्पोर्टेंट डाउनलोड सोर्सेज एज वी आर नॉट एबल टू एक्सेस मेनी रिसोर्सेज दीज डेज। हम मार्केट में जाके बुक परचेज नहीं कर पा रहे हैं, लाइब्रेरी में बुक एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे ऊपर बंदिशें लगी हुई हैं आजकल। तो ऐसे में हमारे ऑनलाइन सोर्सेज जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो in this slide I am going to share some important links for you that are very helpful for all the students. First of all, you can find the syllabus on this link. आप कोई भी पढ़ाई अगर शुरू कर रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज कवर्ड इन द सिलेबस। उसको समझे बिना आपको पता ही नहीं होगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स भी यूज करते हैं, देन देयर आर मेनी कंटेंट, there is much content, there are many topics which are not presently the part of the syllabus. वो अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो you need to overlook that part. So go to this link, download the syllabus, study it properly, and then plan your studies accordingly. Now here you can find the NCERT ebook. NCERT की ebook क्यों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास अभी हार्ड कॉपीज एनसीईआरटी की बुक की नहीं अवेलेबल होगी, क्योंकि मार्केट्स ऑल ऑफ ए सडन लॉकडाउन कर दी गई थी। जब तक कि आपको ये अवसर मिल पाता कि आप मार्केट में जाकर के कोई बुक परचेज कर पाए, उससे पहले ही मार्केट्स क्लोज हो गई थी। सो ऐसे में यू कैन डाउनलोड द मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक फ्रॉम दिस लिंक ऑफ एनसीईआरटी वेबसाइट। यूज इट, डाउनलोड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बुक and then use it properly. Then you can find previous question papers. आप कोई भी सिलेबस की यूनिट आप स्टडी करते हैं, क्लास आप ये अपनी अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद एनसीईआरटी बुक से चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, then it is very important for you all to practice some questions that have been asked in previous CBSE exams. So here on this link you can find, so on this link you can find the previous question papers. Then you can also download the sample question papers of CBSE. I must tell you that CBSE releases one sample paper every year. वो जो सैंपल पेपर एक रिलीज किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो एक हिंट देता है स्टूडेंट को, वो गाइड करता है स्टूडेंट को कि एनुअल एग्जाम जो उसका आने वाला है उसकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनका आंसर किस तरीके से करना है, वर्ड लिमिट को कैसे ऑब्जर्व करना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इस ईयर पढ़ाई करने में। नाउ द क्लास 12 इकोनॉमिक्स सिलेबस, माय कलीग Mr. Ajay has already discussed in the last class, but again because many students have joined in this class, जो पिछले वीक नहीं थे, तो मैं दोबारा एक बार सिलेबस यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। As you can see, the whole syllabus is of 100 marks. See 40, 40 and 20. 100 मार्क्स का सिलेबस है हमारा, उसमें से 20 मार्क्स अलॉट किए गए हैं प्रोजेक्ट वर्क को। 20 मार्क एज यू कैन सी इन पार्ट सी प्रोजेक्ट वर्क। उसके अलावा हमारे पास दो टाइटल्स हैं इस पूरे सिलेबस में। इन दो टाइटल्स का नाम है पार्ट ए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों टाइटल हमारे 40 मार्क्स कैरी करते हैं हमारे थ्योरी पेपर में, 40 ईच। और अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, ये जो यूनिट आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, दिस इज मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एज यू कैन सी इट कैरीज 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स के लिए है ये हमारे पूरे सिलेबस में। और आइए आगे बढ़ते हैं। सो टुडे
we have money and banking, mudra or banking, as the unit of the discussion. So let us have a look at the topic wise syllabus. मैंने आपसे अभी कहा था कि आप सिलेबस को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद उसको अच्छे से स्टडी करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस यूनिट का जो सिलेबस है वो उसको डिटेल में आप देख सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मनी। यहाँ मनी के साथ आपको स्टडी करना है उसका मीनिंग कि मनी क्या है, और साथ ही सप्लाई ऑफ मनी क्या है। और सिलेबस में ही ये हिंट दिया गया है कि सप्लाई ऑफ मनी की किस डेफिनेशन को आपको स्टडी करना है, यानी करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। ये जो डेफिनेशन होगी इसको आपको स्टडी करना होगा। देन मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, ये एक प्रोसेस होता है जिसको मैं कमिंग स्लाइड्स जो है उसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उनमें आप यू कैन स्टडी कि हाउ अ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स मनी, और क्या मनी को क्रिएट किया जा सकता है, ये सब आप इसमें स्टडी करने वाले हैं। देन वी हैव अ सेंट्रल बैंक इन एवरी कंट्री। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं कि हर देश में एक सेंट्रल बैंक होगा ही। हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है उसका सिलेबस में बताया भी गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है, उसके बारे में स्टूडेंट्स को स्टडी करना है। उसके कुछ फंक्शंस हैं, वो क्या क्या काम करता है सेंट्रल बैंक, और वो बाकी बैंक से कैसे अलग है, क्यों वो एक ही अपने प्रकार का एक ही बैंक होता है। तो देखिए उसके फंक्शंस हैं, बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू, ये कुछ फंक्शंस हैं। और जो चौथा फंक्शन है उसके बारे में 7 हमें यहाँ पे कुछ दिए गए हैं इंस्ट्रूमेंट्स जिनको आपको स्टडी करना है। बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है इस यूनिट का जो आपको स्टडी करना है। आपको मैं बताना चाहता हूँ एनसीईआरटी की बुक में डिमांड ऑफ मनी के कुछ टॉपिक दिए होंगे, स्पेक्युलेटिव डिमांड या ट्रांजैक्शन डिमांड, उनको स्टडी आप ना करें, उनको यू कैन अवॉइड देम, दे आर नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस एनीमोर। सो लेट अस स्टार्ट दिस यूनिट मनी एंड बैंकिंग। सबसे पहले मनी, जिसको हम हिंदी में मुद्रा कहते हैं, इसके बारे में आप यहाँ इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज मनी, मनी क्या है, व्हाई डू वी नीड मनी, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, और फिर व्हाट इज मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति क्या है। तो आइए इन टॉपिक्स को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मुद्रा या मनी वर्ड कोई नया वर्ड नहीं है, आप दैनिक जीवन में बहुत अनेक बार इस वर्ड को आप सुनते हैं या इसके बारे में चर्चा करते हैं या इस शब्द का प्रयोग करते हैं। मनी क्या है इस पर जाने से पहले आई वांट टू टेक यू टू क्लास 10 सिलेबस। क्लास 10 सिलेबस में यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट दिस बार्टर एक्सचेंजेस, वस्तु विनिमय के बारे में आप पढ़ के आए होंगे। वहां सोशल साइंस में आपको बताया गया कि पुराने समय में इन द प्रिमिटिव एजेस, तो उस समय लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे और उन वस्तुओं का विनिमय करते थे। एक वस्तु का उत्पादन करने के बाद एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार उस वस्तु की मात्रा अपने पास रखता था और उससे अतिरिक्त जो भी होती थी उसको बाजार में वो किसी और को बेच देता था और बदले में उस वस्तु को प्राप्त करता था जो उसको स्वयं को चाहिए। तो एक चित्र के माध्यम से मैं इस पूरे ये जो विधि होती थी इसको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो जेंटलमैन है, he has some books who he has purchased and has surplus books which he want to sell into the market. There is a lady who has purchased bananas and she has surplus bananas which she want to sell out into the market. तो हर कोई कुछ ना कुछ अपना सरप्लस गुड जो है वो मार्केट में सेल आउट करना चाहता है और बदले में चाहेगा कि उसको वो गुड मिल जाए जिसके लिए उसके पास नीड है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम फेस होती थी, वो प्रॉब्लम जो थी उसका नाम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी कि पर्सन ए, दिस जेंटलमैन, अगर इनको ये बुक्स सेल आउट करनी है और बदले में इनको बनाना चाहिए तो ही ये इन लेडी के साथ में ट्रेड कर पाएंगे, अदरवाइज ही विल नॉट बी एबल टू ट्रेड विद दिस लेडी। ही विल ट्रेड विद दिस मैन अगर इनको मीट की जरूरत हो, लेकिन वहां जरूरत होगी इस बात की कि ये जो मैन है, दिस मैन शुड बी इन नीड ऑफ बुक्स। सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स अपने आप में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। व्हाई? बिकॉज टू फाइंड अ सुटेबल सेलर for the good that you want and a suitable buyer for the goods that you have in excess,
और वो दोनों जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स एंड सेलर्स हैं वो एक साथ मिल जाएं, ये बड़ा, दिस वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस काइंड ऑफ थिंग. तो इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, वेरी एक्सपेंसिव आल्सो. और आज के समय में अगर हम इसको डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स को अगर हम यहाँ आज रियलाइज करने की कोशिश करें तो इट वुड हैव बिकम वेरी डिफिकल्ट. इंडिया में 130 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, so it would have become very difficult to trade or to do exchanges. तो वस्तु विनिमय आज के समय में बिल्कुल भी संभव नहीं था. तो ऐसे में हमें आवश्यकता पड़ी एक ऐसे मीडियम की, एक ऐसे इंटरमीडिएट गुड की जो हमें इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने में हेल्प कर दे. और वो जो इंटरमीडिएट गुड था वो हमारा आया जिसे हम कहते हैं मनी. तो ये प्रोसेस जो था इसको स्मूदन अप करने के लिए, ये जो हमारा एक्सचेंज था जो इसमें प्रॉब्लम्स आती थी, इसको स्मूदन अप करने के लिए हमने एक इंटरमीडिएट गुड फाइंड आउट किया. और वो जो गुड था दैट गुड वाज इक्वली एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज, यानी बायर्स एंड सेलर्स दोनों को ही वो गुड जो है वो एक्सेप्टेबल था. सो दैट गुड इज कॉल्ड मनी. तो ये एक कैजुअल हमने उसको डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज मनी. आई होप you all are able to understand this. Now let us have a look at the formal definition of money. Money क्या है? Money वो है जो कुछ specific purposes serve कर दे, जो कुछ functions perform कर दे. Money के functions एग्जाम में अब आपसे डायरेक्टली नहीं पूछे जाते कि what are the functions of money, लेकिन you need to understand कि वो जो फंक्शंस हैं उनका आपको एक हिंट साइट में आपको उनका आइडिया होना चाहिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज मनी. क्या मनी है और क्या मनी नहीं है. तो मनी इज डिफाइंड एज एनीथिंग, ये कोई भी एक ऐसी चीज है व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करे. ऑल्सो एक्ट एज कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू मेजर करने में, जैसे कि हम कह सकते हैं कि दैट अ पेन is of 10 rupees and a notebook is of 5 rupees. So we can understand कि एक पेन के बदले में हम दो, मैं दोबारा एग्जांपल देता हूँ कि एक नोटबुक जो है वो 10 रुपीज की है, पेन 5 रुपीज का है, तो एक नोटबुक के बदले में दो पेन हम प्राप्त कर सकते हैं. स्टोर ऑफ वैल्यू, अगर किसी फार्मर ने व्हीट प्रोड्यूस किया और व्हीट प्रोड्यूस करके उसके पास एक्सेस व्हीट था और वो उसको अपने फ्यूचर के लिए सेव करना चाहता है, लेकिन व्हीट क्या है, पेरिशेबल गुड है, वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा कुछ समय के पश्चात, तो वो अनंत काल तक वो उसको सेव करके नहीं रख सकता. तो ऐसे में उसे स्टोर ऑफ वैल्यू चाहिए ताकि वो आज उसको सेव कर ले और हमेशा के लिए उसके पास बचा रहे. तो वो कोई भी फार्मर अपने व्हीट को मार्केट में सेल आउट करके बदले में मनी रिसीव कर सकता है और उस मनी को वो कभी तक भी, जब तक उसको आवश्यकता है, उसको सेव करके रख सकते हैं. और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, उधार लेकर के बाद में चुकाना, ये संभव है मनी के द्वारा. Here in this picture you can see the popular currency notes and coins in India. ये अभी इनमें से चेंज हुए ये सभी. अभी you can see the new 500 rupee note, 200 rupee note, and then this new 50 rupee note, new 10 rupee note. ये सारे हमारे यहाँ, these notes and currency coins are actually doing the job of money. Important terms, fiat money. fiat money कहा जाता है मनी को, इस मनी को, ये जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, दिस इज fiat money. और ये क्यों fiat money है? क्योंकि अगर आप इस 500 रुपए के नोट को अगर ध्यान से देखें, इस 500 रुपए के नोट में जितना मटेरियल यूज किया गया है, उस मटेरियल की एक्चुअल में मार्केट में वैल्यू हो सकता है 1 रुपया भी ना हो. उसमें जो पेपर यूज किया गया है या जो अदर उसमें जो मटेरियल है, उसकी कीमत मार्केट में 500 रुपया नहीं होगी, लेकिन उसकी वैल्यू मार्केट में 500 रुपीज है. तो इसलिए ये एक फिएट मनी है. नेक्स्ट इज लीगल टेंडर. ये नोट्स जितने हैं, करेंसी नोट्स या कॉइन्स जितने हैं, ये लीगल टेंडर हैं. ये लीगल टेंडर क्यों है? क्योंकि दे हैव बीन गारंटीड, दे प्रॉमिस टू द बेयरर कि जिसके पास ये होगा उसको उतनी वैल्यू मिलेगी. तो अगर आप 500 रुपी नोट देखें, यू फाइंड उस पर एक स्टेटमेंट लिखी होती है दैट आई प्रॉमिस टू द बेयरर टू पे दिस वैल्यू, और वो गारंटीड होता है बाय द आरबीआई गवर्नर. उसमें सिग्नेचर भी होते हैं. तो ये गारंटीड होता है, इसीलिए इसको हम लीगल टेंडर कहते हैं. देन कम टू द मनी सप्लाई.
तो मनी आप सभी ने जान लिया कि मनी क्या है, वो क्या चीज है जिसको मनी कह सकते हैं और क्या चीज है जिसको मनी नहीं कह सकते हैं। तो मनी वो है जो सारे चार फंक्शंस परफॉर्म कर दे, वो मनी है। आइए इसकी पूर्ति यानी मनी सप्लाई क्या है उसको समझते हैं। मनी सप्लाई को हम डिफाइन करते हैं दैट मनी सप्लाई ऑफ अ कंट्री इज द स्टॉक ऑफ मनी ऑन ए स्पेसिफिक डे। यानी किसी एक विशेष दिन कितना मनी अवेलेबल है हमारे पास, उसको हम मेजर कर सकते हैं और वही हमारी मनी सप्लाई कहलाएगी। इसको हम डिफाइन करने के लिए यू कैन अंडरस्टैंड हियर कि मनी सप्लाई का जो फॉर्मूला है, यू कैन सी हियर मनी सप्लाई इज इक्वल टू सीसी प्लस डीडी। यहाँ सीसी का मतलब है करेंसी इन कैश एंड डीडी का मतलब है नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो करेंसी इन कैश क्या है? नोट्स एंड कॉइन्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनको मेजर किया जा सकता है ऑन ए स्पेसिफिक डे कि वो कितने मार्केट में सर्कुलेशन में अवेलेबल हैं। साथ ही डिमांड डिपॉजिट्स जो बैंक्स कमर्शियल बैंक्स के पास में है, कमर्शियल बैंक्स के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, मैं फिर भी एग्जांपल दे देता हूँ शॉर्ट में। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सभी कमर्शियल बैंक्स होते हैं जिनमें कोई भी एक ऑर्डिनरी पर्सन अपना अकाउंट ओपन कर सकता है और वहाँ पे डिपॉजिट या लैंडिंग की फैसिलिटी अवेल कर सकता है, तो वो कमर्शियल बैंक्स होते हैं। तो नेट डिमांड डिपॉजिट हमने इसलिए कहा है, उसको भी अभी हम देखेंगे। आइए, ये एक पिक्चर है जिसमें एक बैंक का सीन आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। Here you can see there is an account holder standing here. This is a bank employee. This is the currency note counting machine. They are counting the note. So this is how a person can do transactions in any commercial bank. We use the word net. ये देखिए यहाँ पे net word हमने यूज किया है, इसका इंपॉर्टेंट रीजन है डिमांड डिपॉजिट्स किसी भी बैंक में या तो ऑर्डिनरी अकाउंट होल्डर्स के हो सकते हैं, लेकिन इंटर बैंक डिमांड डिपॉजिट्स भी होते हैं। डिमांड डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो बैंक में तीन तरह के अकाउंट्स यूजुअली ओपन होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और टर्म अकाउंट, फिक्स टर्म अकाउंट जिसे हम बोलते हैं। तो जितना डिपॉजिट करंट अकाउंट में होता है और सेविंग्स अकाउंट में होता है, उनके एडिशन को हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। और जो हमारा फिक्स्ड अकाउंट्स में जो मनी होता है उसको हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। आई रिपीट, जितना अमाउंट हमारे करंट अकाउंट में होता है और सेविंग्स अकाउंट में होता है उसको ऐड कर दे तो वो हमारा डिमांड डिपॉजिट कहलाता है, लेकिन जो अमाउंट हमारे फिक्स्ड अकाउंट्स में होता है उसको हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं। सो वी यूज द वर्ड नेट बिकॉज टोटल डिमांड डिपॉजिट्स में से जो इंटर बैंक जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। सो दिस इज ऑल अबाउट द मनी सप्लाई, मुद्रा पूर्ति। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है। तो किसी भी एक दिन इसको काउंट किया जा सकता है, ऑन ए स्पेसिफिक डे इसको काउंट करते हैं। So let us now face some questions. Are saving account deposits part of money supply? Students आंसर करें इसको कि क्या सेविंग अकाउंट डिपॉजिट जो है वो मनी सप्लाई का पार्ट होते हैं? The answer is yes, they are part of money supply. Go slow, go slow. Amit sir, go slow. Okay, अभी आंसर नहीं, okay. अभी रिपीट करो क्वेश्चन को दोबारा से। Are saving account deposits part of money supply? क्या सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स जो होते हैं वो मनी सप्लाई का पार्ट होते हैं? मैंने अभी आपको बताया तीन तरह के अकाउंट्स हम रखते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड टर्म अकाउंट। प्रोसीड, So, प्रोसीड। आंसर इज यस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे आंसर दे रहे हैं। यस, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव गिवन यस, यस, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। Then, is money supply measured on a specific day or over a period of time? कि मनी सप्लाई एक स्पेसिफिक डे पर मेजर करते हैं या किसी लंबी अवधि में उसको हम मेजर करते हैं? रिपीट सर, रिपीट।
मनी सप्लाई यानी मुद्रा पूर्ति जो है वो किसी एक विशेष दिन यानी स्पेसिफिक डे पर हम उसको नापते हैं, या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको हम करते हैं, यानी कि एक लंबी समय अवधि में उसको करते हैं। द आंसर इज ऑन अ स्पेसिफिक डे। वेरी गुड, काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, बड़ी जल्दी बच्चों ने आंसर दे दिया। वेरी गुड बेटा। So that shows that students are able to grasp this concept of money. Now the third question, money supply is dash concept. यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि यूनिट 1 अभी आपने नहीं पढ़ी है, वहाँ स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए गए हैं। स्टॉक कॉन्सेप्ट्स वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, और फ्लो कॉन्सेप्ट्स वो होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिनको मेजर करते हैं। हिंदी में भी। तो मनी सप्लाई यानी मुद्रा पूर्ति क्या है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये स्टॉक है या फ्लो है? तो स्टॉक वो होता है जो किसी एक विशेष समय पर जिसको हम मेजर करते हैं, और फ्लो वो होता है जिसको एक लंबी अवधि में यानी एक महीना, एक साल, ऐसे किसी निश्चित अवधि में जिसको हम मेजर करते हैं। तो मनी सप्लाई क्या होगी? आंसर इज स्टॉक। मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इसको अमित सर रिपीट कर दीजिए हिंदी में भी, थोड़ा बच्चे आंसर मिस दे रहे हैं इसका आंसर। ठीक है, मनी सप्लाई इज अ डैश कॉन्सेप्ट। वो कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक है या फ्लो है? तो मुद्रा पूर्ति क्या है? वो दो प्रकार के हमारे पास इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वेरिएबल्स को दो तरीके से नापा जा सकता है, या तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी अभी इस समय 9 बजे 18 अप्रैल 2020 को किसी एक वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, किसी एक चर की मात्रा कितनी है, या फिर 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की अवधि में किसी एक चर की मात्रा कितनी है। तो स्टॉक वो होते हैं जो किसी एक निश्चित समय पर नापे जाते हैं, और फ्लो वो होते हैं जो किसी एक अवधि में नापे जाते हैं। तो मनी सप्लाई क्योंकि ये एक विशेष दिन इसको हम मेजर करते हैं, तो ये एक हमारा किस प्रकार का कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसको मेजर कर रहे हैं, तो ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाएगा। थोड़ा सा स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम इसलिए फेस हो सकती है क्योंकि ये स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट यूनिट 1 में एक्सप्लेन किए जाने थे। नहीं, बच्चे अच्छा आंसर दे रहे हैं, अच्छा, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा आंसर, वेरी गुड बेटा। Now the fourth question is 1 rupee coin part of money supply? क्या 1 रुपए का सिक्का मनी सप्लाई का पार्ट है? टेक टाइम सर, टेक टाइम। As I said in the last slide that currency in cash is part of money supply. तो क्या 1 रुपए का सिक्का वो करेंसी का पार्ट है? The answer is yes, it is part of money supply. All the coins, all the notes, currency in any form is part of money supply. So from here, I will move on to our next topic, which is about the commercial banks. एक बार क्लैपिंग बच्चों के लिए, बच्चों ने जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं चारों के, मेजोरिटी ने 99% ने सही दिए हैं। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। Srini sir, can I have a poll now? इसमें पोल नहीं है। Okay. Right, sir. So I move on to this topic of commercial banks now. Commercial banks, जिनको हिंदी में हम व्यावसायिक बैंक कहते हैं, उनके बारे में अभी मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, और देयर कैन बी सेवरल कमर्शियल बैंक्स इन एनी इकोनॉमी। एक से अधिक व्यावसायिक बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था में हो सकते हैं, और अमूमन होते भी हैं, जैसे कि हमारी कंट्री में भी है। अभी मैं उनके बारे में एग्जांपल दूंगा, उनके नाम बताऊंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं। लेकिन उससे पहले एक फॉर्मल डेफिनेशन आप उसकी देखिए। ये क्या है? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। But you can still show a poll on your screen that will be seen on the YouTube. Okay, sir. Sure, sir. So these are financial institutions. ये ऐसे आर्थिक संस्थान होते हैं which accept deposits, जो deposits जहाँ पे हो सकते हैं
from general public and lend out part of these funds to those who want to borrow. तो ये एक आम नागरिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और जरूरतमंदों को, जिनको आवश्यकता है मनी की, उनको ये लेंडिंग भी करते हैं, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, यानी कर्ज या ऋण उनको प्रदान करते हैं। ये डिफरेंस बिटवीन लेंडिंग रेट एंड डिपॉजिट रेट इज कॉल्ड स्प्रेड। तो जैसे कि आप समझते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, पर्टिकुलरली जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वो प्रॉफिट के लिए इसमें पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि यही उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है। उनका जो पूरे एंटायर ऑफिसेज होते हैं, उनकी जो मशीनरी होती है, वो इस स्प्रेड के बेसिस पे ही काम करती है। तो किसी भी बैंक में जो डिपॉजिट रेट होता है, यानी जो डिपॉजिटर्स होते हैं, उनको जो इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक पे करता है वो कम होता है, और जो लैंडिंग का इंटरेस्ट रेट होता है वो ज्यादा। यानी कि अगर आप वहां अपना पैसा जमा कराते हैं तो आपको, उदाहरण के लिए, अगर 6% का ब्याज मिल रहा है, 6% की ब्याज दर प्राप्त हो रही है, तो अगर आप वहां से उधार लेना चाहेंगे, कुछ ऋण अगर प्राप्त करना चाहेंगे बैंक से, तो वो आपको 6% से अधिक की ब्याज दर पर ही उपलब्ध होगा। और ये जो अंतर होगा ब्याज दर में, आपकी बचतों पर जो आपने वहां डिपॉजिट किए हैं, आपकी जमाओं पर जो ब्याज दर होती है, और आपके ऋण पर जो ब्याज दर होती है, उनके अंतर को ही हम स्प्रेड कहते हैं। और ये स्प्रेड ही उसका सोर्स ऑफ इनकम बनता है कमर्शियल बैंक्स का। उसके अलावा भी उसके कुछ स्रोत होते हैं आय के, जैसे कि वो कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज पे कुछ फी भी कलेक्ट कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंक में जाते हैं, तो उसके लिए वो कुछ फी आपसे कलेक्ट करते हैं। तो ऐसी कुछ सर्विसेज होती हैं जिन पे वो फी भी कलेक्ट करते हैं। यहाँ सर, यस सर, काइंडली एक्सप्लेन कॉमर्शियल बैंक्स, हिंदी में भी बच्चे पूछ रहे हैं। हाँ हिंदी में सर कर रहा हूँ मैं, हो सकता है 15 सेकंड के डिले पर उनके पास जा रहा हूँ। आइए मैं इसको एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ, स्टोरी ऑफ लाला द गोल्ड स्मिथ इन अ विलेज। और इसके आधार पे आप समझ जाएंगे कमर्शियल बैंक करते क्या हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये स्टोरी आपको दी गई है। लाला नाम का एक सुनार गोल्ड स्मिथ एक गांव में रहता है। उस गांव में गोल्ड जो है वो करेंसी का काम कर रहा है। वहां जो करेंसी का काम वो गोल्ड कर रहा है, लोग वस्तु विनिमय के लिए, यानी टू परचेज गोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए वो गोल्ड में पे करते हैं। लोगों के पास जितना गोल्ड है उसका वो मार्केट में यूज कर रहे हैं टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंजेस के लिए। लेकिन जो उनके पास एक्स्ट्रा गोल्ड है, जिस एक्सेस गोल्ड जिसे कहते हैं, जो उनके पास उनकी आवश्यकताओं से अधिक है, वो उन्होंने लाला के पास जमा करा दिया, और ताकि वो सेफ रहे, आवश्यकता पड़ने पर वो उसको लाला से वापस ले लें। लाला उस गोल्ड को सेफली अपने पास रखने के लिए कुछ शुल्क लगाता है, और ये जितने भी लोग उसके पास गोल्ड डिपॉजिट करने के लिए गए, उनको बदले में पेपर रिसिप्ट इशू कर देता है। मान लिया एक गांव का व्यक्ति उसके पास गया और उसने 2 किलो सोना उसके पास जमा कराया, तो बदले में पेपर रिसिप्ट उसको इशू की गई जिस पर लिखा था 2 किलो सोना, और वो गारंटीड है, वो ऑथेंटिकेटेड है लाला के द्वारा, यानी उसकी प्रमाणिकता है बाजार में। तो इस प्रकार 100 किलोग्राम सोना मान लिया सभी लोगों ने जमा कराया लाला के पास, तो लाला ने 100 किलोग्राम सोने के बदले में पेपर रिसिप्ट इशू कर दी लोगों को। वे जो पेपर रिसिप्ट हैं वो एक फिएट मनी हो गई, क्योंकि उनका उस कागज की अपने आप में वैल्यू 100 किलो की वैल्यू 100 किलो सोने के वैल्यू के समान नहीं है, लेकिन क्योंकि वो लाला के द्वारा प्रमाणित है, लाला ने उसको गारंटी किया है, तो इसलिए वो पेपर करेंसी भी मार्केट में यूज की जा रही है लोगों के द्वारा एक्सचेंजेस के लिए। तो वो पेपर करेंसी मार्केट में सर्कुलेट हो रही है 100 किलोग्राम वर्थ डॉलर, 100 किलोग्राम गोल्ड के बराबर। अब उसके पास पर्सन ए आया लाला के पास, और उसने कहा कि मुझे कुछ ऋण की आवश्यकता है, मुझे कुछ लोन चाहिए, मुझे किसी को चुकाना है, कुछ मेरे ऊपर उधार है किसी का, तो मैं उसको चुकाने के लिए मुझे आप 25 किलो सोना दे दीजिए। क्या लाला उसको दे सकता है ये 25 किलो सोना? क्या लाला के पास क्षमता है वो सोना देने की? हाँ, लाला के पास क्षमता है, क्योंकि उसके पास 100 किलो सोना रखा हुआ है। लेकिन वो ये 25 किलो सोना इस विश्वास के साथ देगा कि 100 किलो सोना जिन लोगों ने लाला के पास जमा कराया है, वे सभी लोग एक ही दिन एक ही समय पर सारा सोना लाला से वापस मांगने नहीं आएंगे। यानी कि all the depositors will not come at the same point of time to withdraw all their gold from लाला। एक साथ नहीं आएंगे। तो इस विश्वास के साथ लाला 25 किलो सोना
पर्सन ए को ऋण के रूप में प्रदान कर देता है और बदले में कुछ उसके ऊपर शुल्क लगाता है। पर्सन ए ने पर्सन बी को वो सोना सौंप दिया और अपना उधार चुका दिया। पर्सन बी के पास 25 किलो सोना आया जो उसकी आवश्यकताओं से अधिक है और उसने उस 25 किलो सोने को वापस जमा करा दिया लाला के पास। अब लाला के पास 125 किलो सोना जमा हो गया है। अब वो पेपर रिसिप्ट इशू कर दी उसने 25 किलो सोने के बराबर में पर्सन बी को। तो मार्केट में 125 रुपए की पेपर रिसिप्ट अब सर्कुलेट हो रही हैं। इसी प्रोसेस को सारे को बैंक्स भी इसी प्रकार से काम करते हैं। आइए अब बैंक के उदाहरण के रूप में इस सारे प्रोसेस को मैं आपको समझाता हूँ। बैंक्स के पास थाउजेंड्स ऑफ डिपॉजिटर्स होते हैं, हजारों डिपॉजिटर बैंक्स के पास अपना एक्सेस मनी डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं जो उनके पास है। लोगों के पास में, पब्लिक के पास में जो एक्सेस मनी होता है उसको जमा कराने के लिए वो बैंक के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बैंक पर विश्वास है, बैंक में वो पैसा सेफ रहेगा और साथ में वो कुछ इंटरेस्ट भी अर्न कर लेते हैं, कुछ उनको ब्याज भी मिल जाता है लोगों को। तो लोगों का ये जो सारा पैसा बैंक्स के पास जमा होता है, इस सारे पैसे को यानी जो उन्होंने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे हैं कमर्शियल बैंक्स ने, उस सारे पैसे में बैंक ये विश्वास करता है कि सारे लोग एक साथ एक ही दिन ये पैसा विड्रॉ करने नहीं आएंगे और उसमें से कुछ पैसे को वो ऋण के रूप में बोरोवर्स को प्रदान कर सकता है। इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। उससे पहले आइए समझते हैं लीगल रिजर्व रेशियो क्या है। ये कॉन्सेप्ट है जो भी नेक्स्ट स्लाइड्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। हिंदी में से कहते हैं वैधानिक कोष अनुपात, लीगल रिजर्व रेशियो। क्या है ये? इसके डेफिनेशन यहाँ देखिए, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको बता रहा था कि मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा कमर्शियल बैंक का, तो ये एक एग्जांपल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक है, आईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर का बैंक है। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक है, वो भी प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, और कुछ हमारे यहाँ फॉरेन बैंक्स भी हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं। तो आइए लीगल रिजर्व रेशियो को समझते हैं, वो क्या है। द सेंट्रल बैंक यानी इंडिया में आरबीआई है, डिसाइड्स अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स व्हिच एवरी बैंक मस्ट कीप एज रिजर्व्स विद देमसेल्व्स एंड विद सेंट्रल बैंक। इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ। किसी भी देश में सेंट्रल बैंक जैसे हमारे यहाँ आरबीआई, वो परसेंटेज टर्म्स में ये डिक्लेयर करता है दो चीज, एक एसएलआर और सीआरआर। एसएलआर और सीआरआर ये दो चीज डिक्लेयर करता है वो। एसएलआर वो पैसा होता है, मान लिया किसी एक कमर्शियल बैंक के पास, हमने माना कि देश में एक ही कमर्शियल बैंक है और उस कमर्शियल बैंक के पास 1000 रुपए के डिपॉजिट हैं, तो उसका एक निश्चित प्रतिशत यानी 1000 रुपए का एक निश्चित प्रतिशत बैंक को अपने पास ही रखना होगा। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि लिक्विड एसेट्स के रूप में, यानी अपने पास कैश की फॉर्म में उसको रखना होगा, ताकि अगर अचानक से कुछ लोग पैसा विड्रॉ करने के लिए आ जाए तो उनको देने के लिए। तो एक निश्चित 1000 रुपए का एक निश्चित प्रतिशत बैंक को अपने पास रखना है, और उस 1000 रुपए का एक निश्चित प्रतिशत यानी सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो सेंट्रल बैंक के पास रखना होगा उसको, यानी केंद्रीय बैंक के पास जमा कराना होगा। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का और क्या प्रयोग है, या बाद की स्लाइड्स में आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल एसएलआर और सीआरआर दोनों सेंट्रल बैंक के द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं और इनके एडिशन को हम लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं। एज यू कैन सी एलआरआर इज इक्वल टू एसएलआर प्लस सीआरआर, इनके एडिशन को हम लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं। यहाँ इनकी फुल फॉर्म दी गई है, एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, और इनको पॉपुलरली हम एसएलआर और सीआरआर ही बोलते हैं। आगे इन्हीं टर्म्स को आप बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अमूमन इस पूरे प्रोसेस में से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और इसको अच्छे से समझिएगा। हिंदी में कहेंगे व्यावसायिक बैंक द्वारा साख का निर्माण। क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं कमर्शियल बैंक्स, कुछ स्टेप्स हैं। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से, मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। They assume that not all depositors will ask for their deposits at the same time, यानी कि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो सभी एक ही दिन एक ही समय अपना सारा जो उन्होंने धन बैंक में जमा कराया उसको विड्रॉ करने के लिए यानी उसको प्राप्त करने के लिए नहीं आएंगे। इस विश्वास के साथ बैंक काम करता है।
बैंक क्या करता है, दे कीप अ पार्ट एज रिजर्व, एक पार्ट को वो रिजर्व की फॉर्म में रखता है, जैसे मैंने अभी बताया, यानी कि अगर 1,000 रुपए का डिपॉजिट है तो उसमें से कुछ हिस्सा, अगर 5% SLR है तो 50 रुपया SLR का, और 10% CRR है तो 100 रुपया CRR का, यानी 150 रुपया तो 1,000 में से वो रिजर्व की फॉर्म में ही रख लेगा। ये रिजर्व बचा कितना, 1,000 रुपए में से 150 रुपए का रिजर्व रख लिया तो बचा कितना, 850 रुपया। उस बचे हुए 850 रुपए का प्रयोग बैंक कर सकता है लैंडिंग के लिए, किसी एक ऐसे व्यक्ति को ब्याज पर वो पैसा दे सकता है जिसको फंड्स की नीड है, आवश्यकता है धन की जिसको। द लेंडिंग रेट इज हायर देन डिपॉजिट रेट, मैंने अभी आपको बताया जो लेंडिंग का रेट होगा यानी ऋण पर जो ब्याज दर होती है वो अधिक होती है जो आपकी जमा है उस पर जो ब्याज दर होती है उससे, डिपॉजिट रेट से ज्यादा होता है। और इसी डिफरेंस की वजह से, जिसे हमने लास्ट स्लाइड में बताया था कि वो स्प्रेड हम उसको बोलते हैं, इसी को, यही सोर्स ऑफ प्रॉफिट है, सोर्स ऑफ इनकम है बैंक्स के लिए इस पूरे क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में। कुछ अजम्पशंस हैं, आगे बढ़ने से पहले, प्रोसेस को समझने से पहले अजम्पशंस पर ध्यान दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन ये है कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो सिर्फ उतना ही धन अपने पास रिजर्व की फॉर्म में रखते हैं, यानी उतना ही कैश अपने पास रिजर्व की फॉर्म में रखते हैं जितना कि कंपलसरी है रखना। SLR CRR सेंट्रल बैंक के द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं, वो जितना जितना परसेंट डिक्लेयर है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि कमर्शियल बैंक सिर्फ उतना ही जो लीगली रिक्वायर्ड है, सिर्फ उतना ही लीगली रिक्वायर्ड जितना है उतना ही कैश अपने पास में रखते हैं या सेंट्रल बैंक के पास जमा कराते हैं। बाकी जितना बचा हुआ उसके पास डिपॉजिट है वो सारा का सारा मार्केट में लेंडिंग कर देते हैं उसकी। बोरोवर क्या करते हैं, जिन्होंने बचा हुआ धन, जैसे बैंक्स ने, कमर्शियल बैंक्स ने लैंडिंग की, तो बोरोवर क्या करेंगे उसमें, बोरोवर उसको पैसे को जो उन्होंने ऋण जो लिया है उसको या तो डिपॉजिट्स की फॉर्म में बैंक में रख देंगे और उसका कुछ पार्ट विड्रॉ कर लेंगे, और जो पार्ट विड्रॉ किया है, जो कैश में उनके पास अवेलेबल है, उसको मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए यूज करेंगे, यानी वस्तुओं और सेवाओं के को खरीदने के लिए, उनको परचेज करने के लिए वो कुछ कैश का यूज करेंगे। तो एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारी अजम्पशन आ जाती है कि जो बोरोवर्स हैं उनका कुछ जो लोन अमाउंट है वो या तो अकाउंट में पड़ा था, जो उन्होंने बाकी कैश की फॉर्म में विड्रॉ किया था वो सेलर्स को उन्होंने पे कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। सेलर्स भी जो उनको कैश अवेलेबल हुआ है उसको दोबारा बैंक अकाउंट में जमा करा देते हैं, या फिर अगर उनको चेक के फॉर्म में पेमेंट हुई है तो चेक को अगेन दे डिपॉजिट दैट चेक इन देयर रेस्पेक्टिव बैंक अकाउंट्स। तो इन सारी मान्यताओं के आधार पर, इन सब अजम्पशंस के बेसिस पे हम आइए समझते हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। यहाँ दो इम्पोर्टेंट, राइट सर, अभी तक जितना मैंने क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के बारे में आपको बताया उसमें दो बातें निकल करके आती हैं कि इंपॉर्टेंट है कि बैंक के पास प्रारंभ में कितना डिपॉजिट्स हैं, यानी इनिशियल डिपॉजिट्स, प्रारंभिक जमाएं कितनी है बैंक के पास, उसी के आधार पे तो वो देखेगा कि उसको कितना रुपया रिजर्व की फॉर्म में रखना है और कितना वो बाजार में ऋण प्रदान कर सकता है। और दूसरा है मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा गुणक, इसके बारे में जानते हैं। ये मनी मल्टीप्लायर क्या है, मनी मल्टीप्लायर यानी मुद्रा गुणक, इसको द मल्टीपल विद विच टोटल डिपॉजिट्स कैन इंक्रीज फॉर गिवन इनिशियल डिपॉजिट्स, यानी इनिशियल डिपॉजिट प्रारंभिक जमा कितनी है, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के द्वारा उनको कितना गुना तक बढ़ाया जा सकता है, ये इस गुणक के द्वारा निर्धारित होता है। मनी मल्टीप्लायर डिसाइड करता है कि कितना, हाउ मेनी टाइम्स द इनिशियल डिपॉजिट्स कैन बी इंक्रीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। और इसको डायरेक्टली हम ये क्या कहते हैं, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ LRR, यानी यहाँ देखिए LRR आप जानते हैं क्या होता है, SLR और CRR का एडिशन LRR होता है, LRR का रेसिप्रोकल ये आप मनी मल्टीप्लायर, यानी 1/LRR आपको मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू प्रदान करता है। अगर आपकी LRR वैल्यू 20% है, मान लीजिए, माना कि SLR 15% था, CRR 5% था, दोनों का आपने जोड़ा तो 20% आपका LRR हो गया। तो इन दिस केस मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स,
ट्राई करें, 1/LRR। देखिए मनी मल्टीप्लायर यानी 1/20%। डेसिमल फॉर्म में अगर परसेंटेज को हम कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी 20% इज इक्वल टू 0.2। तो 1/0.2 बराबर होगा 5, यानी मल्टीप्लायर की वैल्यू आई 5। तो इनिशियल डिपॉजिट्स जितने भी होंगे, अगर 1000 रुपए के इनिशियल डिपॉजिट थे तो हम मान सकते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के बाद टोटल डिपॉजिट जो होंगे बैंक के पास 1000 रुपया गुना 5, यानी 5000 रुपया बैंक के पास होगा डिपॉजिट्स की फॉर्म में। एक बार फिर देख लीजिए, मनी मल्टीप्लायर क्या है, 1/LRR है, और इनिशियल डिपॉजिट्स और मनी मल्टीप्लायर, ये दो हमारे पास ऐसे कंपोनेंट हैं जो डिसाइड करेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में कितना क्रेडिट हो पाएगा। और मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने का मेथड आप फिर से एक बार देख लीजिए। कमिंग स्लाइड में एक न्यूमेरिकल मैं आपको प्रेजेंट करूंगा जो आपको सोल्व करना होगा क्विकली और उसका आंसर आपको बताना होगा। नाउ द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, इसको अब विस्तार से समझते हैं। इसके लिए पहले यहाँ दो बातें अज्यूम कर लेते हैं। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स बाय टेकिंग सूटेबल न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो आपको दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में ही दे दी जाए, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आप वैल्यूज को अज्यूम कर लें। यहाँ हम दो वैल्यूज अज्यूम कर रहे हैं, LRR हमारा 20% है और इनिशियल डिपॉजिट हमारा 1000 रुपया है, ये हमने अज्यूम कर लिया। पहले जो मैंने पिछली स्लाइड्स में जो मैंने वर्बल एग्जांपल्स आपको दिए हैं उनमें भी यही वैल्यूज मैंने अज्यूम करी हैं। सो इट विल बी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट द वैल्यूज नाउ। अब देखिए एक टेबल की फॉर्म में इस प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। देयर आर 4 कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। इन चारों कॉलम्स में आपको जो चीज दी गई है उनको ध्यान से देखिए। कॉलम 1 में आपको राउंड्स दिए हैं, राउंड यानी जैसे आपने देखा ना फॉर्मूला 1 में एक सर्किट होता है, उस सर्किट पे बार बार गाड़ी को चलाते रहते हैं, घूम घूम के हम राउंड पूरे करते हैं। या फिर रनिंग भी होती है, आप देखें अगर हम कोई रिले रेस रखते हैं या कोई और रेस रखते हैं, 1600 मीटर में 400 मीटर का हमारा ट्रैक है, उसी पे बार बार 4 चक्कर लगाने होते हैं, वो राउंड्स होते हैं। ऐसे ही कुछ राउंड्स हैं यहाँ पे। इन राउंड्स का जो एग्जैक्ट नंबर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता, हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है कि प्रोसेस क्या है। यहाँ मैंने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड आपको एक्सप्लेन किया है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ राउंड, ये ऐसे सब्सिक्वेंटली बहुत सारे राउंड्स आते चले जाएंगे एंड देन एट अ पर्टिकुलर टाइम दिस प्रोसेस विल एंड। और इसके एंड होने के लिए ये जो फैक्टर है LRR हमने कितना एज्यूम किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जो डिसाइड करेगा कि कितने राउंड्स आएंगे। क्योंकि LRR हमारा जितना इसकी वैल्यू ज्यादा होती है क्रेडिट क्रिएशन उतना ही कम होता है। वाई? लेट अस हैव ए लुक एट दिस। यहाँ पे देखिए LRR की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही कम होगी। डिनोमिनेटर जितना अधिक होगा मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही कम होगी, तो क्रेडिट क्रिएशन उतना ही कम होगा। नाउ कम टू दिस टेबल अगेन। राउंड 1, फिर यहाँ डिपॉजिट्स लिखा है, इनिशियल डिपॉजिट एज यू कैन सी 1000 रुपीज है ऑलरेडी। कॉलम 3 में रिजर्व्स दिए हैं, कॉलम 4 में लोन्स दिए हैं। अब मैं समझाता हूँ इस प्रोसेस को क्या है ये। और इसको जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो इस तरह की टेबल आप बना सकते हैं, इस तरह वैल्यूज एज्यूम कर सकते हैं और एक एक्सप्लेनेशन साथ में दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पे अभी दी है। ये इंग्लिश मीडियम में दी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चे हमारे इसको हिंदी में भी समझने का प्रयास कर सकते हैं, इतना कठिन भी नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए कि इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास 1000 रुपया है, LRR हमारा 20% है, यानी कि वैधानिक रूप से हमें किसी भी कमर्शियल बैंक को, और अगर हम ये मान लें कि फिलहाल अर्थव्यवस्था में एक ही कमर्शियल बैंक है, तो इस कमर्शियल बैंक को वैधानिक रूप से इस 1000 रुपए का 20% भाग अपने पास रिजर्व्स की फॉर्म में रखना होगा। तो ये यहाँ देखिए 200 रुपया इसने रिजर्व की फॉर्म में रख लिया। अब इस बैंक के पास 800 रुपया शेष बचा है जो ये लोन की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकता है। और हमने एजम्पशन ड्रॉ की थी कि बैंक अपने पास इस रिजर्व से एक्स्ट्रा और कुछ नहीं रखता, सारा का सारा लोन की फॉर्म में प्रोवाइड कर देता है। तो नाउ सी 800 रुपीज का ये लोन प्रोवाइड करता है बैंक। 800 रुपीज का लोन प्रोवाइड किया, ये 800 रुपया कहाँ गया, ये बोरोवर्स के पास गया, बोरोवर के बैंक अकाउंट में है। अभी बोरोवर चाहे तो इसको विड्रॉ कर ले, चाहे तो बैंक अकाउंट में ही रखा हुआ है, इसको यहाँ से 800 रुपए के
को यूज करने के लिए चेक्स इशू कर सकता है, चेक के द्वारा ये पेमेंट कर सकता है बैंक, राइट। तो 800 रुपया जो बैंक ने लोन की फॉर्म में यहाँ दिया है, ये बोरोवर जो था उसके अकाउंट में अगर है अभी, तो भी ये बैंक का डिपॉजिट ही माना जाएगा। अन्यथा अथवा यह हो सकता है कि 800 रुपया बैंक से सारा विड्रॉ कर लिया बोरोवर ने, और मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज पर खर्च कर दिया ये 800 रुपया। खर्च करने के बाद ये पैसा चला गया सेलर्स के पास, विक्रेताओं के पास। तो विक्रेता जो थे वस्तु और सेवाओं के, उन सभी विक्रेताओं ने, हमने ये माना कि ये धन, ये जो 800 रुपया था, ये 800 रुपया बैंक अकाउंट में जमा करा दिया आपने। तो ये पैसा 800 रुपया वापस कहाँ गया? ये बैंक के पास आ गया। बैंक के डिपॉजिट जो है अब 800 रुपया और बढ़ गए। देखिए फिर से, 1000 रुपया पहले डिपॉजिट था, 200 रुपया बैंक ने रिजर्व की फॉर्म में रखा, 800 का लोन दिया, 800 रुपया बोरोवर ने खर्च कर दिया परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर, और गुड्स एंड सर्विसेज पे जो परचेज पे खर्च हुआ वो सेलर्स के पास गया। सेलर्स ने इस पैसे को वापस बैंक में जमा करा दिया। तो बैंक के डिपॉजिट सब बढ़ गए, 1000 और 800 यानी 1800 रुपया बैंक के पास डिपॉजिट होगा। तो राउंड 2 में अगर हम देखें तो राउंड 2 में बैंक के पास 800 रुपए एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स आ गए। ये जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट बैंक के पास आए हैं, इसके ऊपर भी सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, यानी 20% इसका, 800 का 20% 160 रुपया बैंक अपने पास रिजर्व की फॉर्म में रखेगा, अपने पास SLR की फॉर्म में, या फिर सेंट्रल बैंक के पास CRR की फॉर्म में। तो लीगल रिजर्व यानी 160 रुपीज, और शेष जो 640 रुपया है वो लैंडिंग कर सकता है बैंक इसकी। लैंडिंग करेगा, फिर वही सारी घटनाएं पुनः होंगी, वही घटनाएं, यानी कि बोरोवर इस 640 रुपए को गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज पर खर्च करेगा, वस्तु और सेवाओं को खरीदने पर खर्च करेगा, और जो विक्रेता होंगे गुड्स एंड सर्विसेज के, वो विक्रेता इस 640 रुपए को पुनः अपने बैंक अकाउंट में यानी अपने खातों में जमा करा देंगे। 640 रुपया फिर से बैंक के पास आ गया। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि बैंक के पास जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स आते हैं हर राउंड में वो घटते जा रहे हैं, 800, 640, और इसी चक्र को अगर हम आगे चलाएंगे तो यहाँ पाएंगे कि अगले राउंड में 512 रुपये आएगा, और ये घटता घटता चला जाएगा। ऐसे अनेक राउंड आएंगे और ये राउंड चलते रहेंगे इसी प्रकार। लेकिन हर राउंड में जो डिपॉजिट्स हैं बैंक के वो कम मात्रा में बढ़ेंगे तो हर राउंड में, लेकिन कम मात्रा में बढ़ेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन हर बार ये मात्रा घटती जाएगी और एक समय आएगा जब ये प्रोसेस एंड हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में हम पाएंगे कि टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं बैंक के पास। 5000 टोटल डिपॉजिट होंगे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? आप फिर से एक बार देखिए, 20% LRR की वजह से मनी मल्टीप्लायर आया था 5 आया, तो 1000 रुपए इनिशियल डिपॉजिट को 5 से गुणा कीजिए, टोटल डिपॉजिट हो गया 5000 रुपया। रिजर्व इसका 20% है, तो 1000 रुपया 20%, 1/5 भाग उसका हो गया। और लोन 5000 में से 1000 रिजर्व की फॉर्म में रखा गया, तो लोन 4000 रुपए का दिया गया। तो आप देख सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में, अगर इस पूरे प्रोसेस में 1000 था तो 5000 का क्रेडिट क्रिएशन हो गया है। तो जैसे मैंने कहा था पिछली स्लाइड में कि दो चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इनिशियल डिपॉजिट। अगर ये यहाँ 2000 इनिशियल डिपॉजिट होता तो बेहद सरल है समझना कि यहाँ 10,000 होता, यहाँ 1 लाख होता तो यहाँ 5 लाख होता। तो इनिशियल डिपॉजिट डिसाइड करता है कि क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कितना होगा, और साथ ही ये डिपेंड करेगा LRR पर। LRR अगर 20% की बजाय 10% हो तो 1/10% यानी 1/01, यानी ये मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी 10। तो इतने ही इनिशियल डिपॉजिट के लिए क्रेडिट क्रिएशन 5000 की बजाय 1000 को 10 से गुणा करने पर यानी 10,000 का क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा। ऐसे अनेक उदाहरण आपकी बुक्स में आपको मिलेंगे और इन सब को आपको स्टडी करना है। यहाँ नीचे जो ये नोट्स मैंने दिए हैं ये आपको हेल्प करेंगे कि एग्जाम में कैसे इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट को, क्योंकि आप जानते हैं 6 मार्क्स की ये यूनिट है। तो 6 मार्क्स की यूनिट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ आपके लिए। बैंक्स कीप 200 करोड़, ये एक डिफरेंट वैल्यूज के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1000 में से 200 करोड़
ये सारी जो हमारी वैल्यूज हैं ये करोड्स में हैं, आपको ये एज्यूम करना है। ये रुपीज 1000 करोड़ है ये बेसिकली। तो 200 करोड़ यानी ये 200 करोड़ अपने पास रिजर्व की फॉर्म में रखा, और बचा हुआ 800 करोड़ क्या किया, उसकी लैंडिंग कर दी 800 करोड़। बोरोवर्स क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं इसको, इस मनी को, और दोज हु रिसीव द मनी, कौन रिसीव करता है, विक्रेता यानी सेलर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको ये मनी मिलता है बोरोवर्स से, वो इसको रीडिपोजिट कर देते हैं, यानी पुनः वो अपने बैंक अकाउंट में उसको जमा करा देते हैं। दिस लीड्स टू अ फ्रेश डिपॉजिट ऑफ 800 करोड़, तो एक 800 करोड़ रुपया पुनः बैंक के पास आ जाता है। तो यही सब इसमें समझाया गया है, आप विस्तार से अपने समय उपलब्ध समय में इसको देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहता हूँ जहां इस प्रकार का निशान बना होगा तो वो कोई एक क्रिएटिव क्वेश्चन होगा वहां पर, तो आप ध्यान रख सकते हैं आने वाली स्लाइड्स में। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इफ CRR इज इक्वल टू 5% एंड SLR इज इक्वल टू 20%। मुझे लगता है कि 30 सेकंड्स भी शायद ना लगे आपको इसको सोल्व करने में, जल्दी से इसको सोल्व कीजिए। CRR और SLR की वैल्यूज आपको दी है, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आप जानते हैं कि उसके लिए आपको पहले LRR कैलकुलेट करना होगा, और उसका रेसिप्रोकल ही आपको मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू देगा। अभी थोड़ा टाइम देना सर। हाँ सर, मैं पॉज कर लिया मैंने इसीलिए। वेरी गुड वेरी गुड, चैट बॉक्स में आंसर आने शुरू हो गए हैं, वेरी गुड। देख लीजिए। यू मे प्रोसीड सर। तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स ने इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा, लेकिन फिर भी इन केस किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए सॉल्यूशन अवेलेबल है यहाँ। स्टेप वाइज सॉल्यूशन देखिए। आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो हर स्टेप की इंपॉर्टेंस है, किसी स्टेप को मिस ना करें आप। सबसे पहले आपको LRR फाइंड आउट करना होगा। एज यू कैन सी कि LRR की वैल्यू क्या है। Always peep into YouTube chat. LRR is equal to CRR plus SLR, तो 25% इसकी वैल्यू आई है। मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के लिए यू कैन सी 1/LRR, and this gives you, see the steps, you need to follow the steps this way, and you find that the money multiplier is 4. अगर लास्ट क्वेश्चन में, if I take you back, लास्ट क्वेश्चन में ये 25% होता तो इनिशियल डिपॉजिट 1000 करोड़ होने पर ही हमारा यहाँ डिपॉजिट्स कितना होता, कैन यू टेल मी? मनी मल्टीप्लायर इस बार 4 आया है, तो क्या यहाँ कुछ और वैल्यू होती इनिशियल डिपॉजिट 1000 करोड़ रहने पर? बताइए यहाँ कितनी वैल्यू आती? थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय द न्यू मल्टीप्लायर वैल्यू दैट इज 4, 4 से गुणा करेंगे आप 1000 को, तो यू विल फाइंड हियर दैट 4000 विल बी द टोटल डिपॉजिट। वेरी गुड आंसर दे रहे हैं। पहले उन्होंने 4 आंसर दिया और अब 4000। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। राइट। और अगर 100 रुपीज हमारा इनिशियल डिपॉजिट होता तो एज यू कैन सी हियर मल्टीप्लाइड बाय 4 इट गिव्स यू 400 रुपीज एज द टोटल डिपॉजिट। अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्या होगा अगर CRR और SLR दोनों 0% हो? सोचिए। आप सोचिएगा इस बारे में, और नेक्स्ट क्लास में जब हम रिकैपिचुलेशन करेंगे तो तब हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, a rise in LRR will dash the value of money multiplier। LRR को अगर हम इंक्रीज कर दें, LRR आपका बढ़ गया तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी?
LRR आप जानते हैं कि ये रेसिप्रोकल होता है मनी मल्टीप्लायर का, और इनमें इनवर्स रिलेशन होती है। अभी सर आंसर मत देना, अभी बच्चों को बोलो दोबारा से। काइंडली रिपीट योर क्वेश्चन। LRR की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो मनी मल्टीप्लायर घटेगा या बढ़ेगा, यानी कि LRR की वैल्यू बढ़ा दी जाए तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। वेरी गुड, इट मीन्स ये कंसेप्ट भी बच्चों का क्लियर है। अब बच्चे अपना आंसर चेक कर लेंगे। So answer is decrease. नेक्स्ट क्वेश्चन, LRR इज फिक्स्ड बाय, तो कौन सी एजेंसी है जो LRR को फिक्स करती है? कौन डिक्लेयर करता है LRR को कि LRR कितना होगा? मैं एक बार ध्यान दिलाना चाहता हूं कि LRR के जो दो कंपोनेंट हैं वो है CRR और SLR। तो CRR और SLR को कौन सा बैंक डिक्लेयर करता है? कमर्शियल बैंक खुद उसको डिसाइड कर लेता है या सेंट्रल बैंक के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है? You can move a little bit faster. आंसर इज सेंट्रल बैंक इसको डिक्लेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार मनी मल्टीप्लायर वैल्यू एक मींस मिनट, गो स्लो। स्टूडेंट्स आर गिविंग आंसर्स। very good students. Most of the students are giving right answer. Central bank. नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर अधिक हो तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? मुद्रा गुणक यदि अधिक हो तो उससे बाजार में साख निर्माण अधिक होगा, क्या यह कथन सत्य है? आंसर इज ट्रू, यस। A higher money multiplier value means more money creation. इस क्वेश्चन का आंसर भी बच्चे सही दे रहे हैं। मैक्सिमम नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन, कमर्शियल बैंक्स कैन प्रिंट करेंसी नोट्स, कमर्शियल बैंक खुद नोट छाप सकते हैं? इसके बारे में कमिंग स्लाइड्स में काफी डिस्कशन होने वाला है, यानी कि एक व्यवसायिक बैंक खुद नोट छाप सकता है? आंसर इज फॉल्स, नहीं, यह कार्य कमर्शियल बैंक का नहीं है। कमर्शियल बैंक की शक्तियों में प्रिंटिंग करेंसी नोट्स नहीं आता है। तो अब हम सीखते हैं सेंट्रल बैंक के बारे में। तो सेंट्रल बैंक क्या है? अभी तक आपने कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ा, लेकिन हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, और दुनिया के हर देश में हर अर्थव्यवस्था में, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में एक सेंट्रल बैंक है। हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है उसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन क्या है। फॉर्मल डेफिनेशन हम यहाँ देख सकते हैं स्लाइड में। अ सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक। एपेक्स का मतलब क्या है? एपेक्स हम कहते हैं सर्वोच्च को, यानी कि एक सर्वोच्च बैंक है ये किसी भी अर्थव्यवस्था में। इन एनी कंट्री विच परफॉर्म्स सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस, कई महत्वपूर्ण कार्य ये सेंट्रल बैंक करता है किसी भी अर्थव्यवस्था में। वो कौन से कार्य हैं? आने वाली स्लाइड्स में इस पे विस्तार से चर्चा होने वाली है। इंडिया को पहला क्या एकमात्र अपना सेंट्रल बैंक 1935 में प्राप्त हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्म में। 1934 में एक एक्ट आया था जिसे हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट।
वो एक्ट जो है उसके आधार पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई है। और एक रोचक जानकारी ये है कि जब इसकी स्थापना हुई उस समय म्यांमार, जिसे उस समय बर्मा कहते थे, उस देश का उस देश का सेंट्रल बैंक भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही था। बाद में आज़ादी के बाद लगभग 1 वर्ष के समय तक ये पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक रहा। फिर बाद में पाकिस्तान ने अपना एक अलग पृथक सेंट्रल बैंक बना लिया। तो फंक्शंस की बात करेंगे हम यहाँ पे। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक के कार्य, ये 4 प्रमुख कार्य हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली किसी एक फंक्शन के बारे में बैंक्स के आपसे डिटेल में पूछ लिया जाता है। वो क्वेश्चन भी 3-4 नंबर में आता है। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अ बैंक ऑफ इशू फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी केंद्रीय बैंक का बैंक ऑफ इशू फंक्शन क्या है, तो उसे आप विस्तार से बता सकते हैं 4 अंकों के हिसाब से। तो आइए अब एक एक करके हम इन 4 कार्यों को हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बैंक ऑफ इशू, सेंट्रल बैंक का कार्य है ये। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो निशान हमने बनाया हुआ है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आएगा जो एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप इनको एक्सप्लोर करें, गूगल पे अपने इंटरनेट के सोर्सेज को आप एक्सप्लोर करें और समझने और जानने की कोशिश करें, जिससे कि आप ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये जो यूनिट है, इसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। तो बैंक ऑफ इशू फंक्शन जो है उसमें सेंट्रल बैंक क्या है, वो सोल अथॉरिटी है, यानी एकमात्र संस्था होती है किसी भी देश में जो करेंसी इशू करती है। करेंसी इशू करने का काम है इसका। तो हमारे यहाँ आप देख सकते हैं, ये इधर एक फोटोग्राफ के द्वारा ये आपको दिखाया गया है। करेंसी प्रिंटिंग के लिए मेथड्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। मैं खुद किसी प्रिंटिंग प्रेस में तो कभी नहीं जा पाया, यहाँ जाना सरल भी नहीं है, लेकिन ये फोटोग्राफ देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग होती है, कटिंग होती है, उनकी पैकिंग होती है, और फिर वो आपको गड्डियों के रूप में, जैसे कि आप देखते हैं पैकेट्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ये कुछ यहाँ पे करेंसी नोट्स दिखाए गए आपको, 500 रुपए का और 200 रुपए का नोट आपको दिखाए गए हैं। इस प्रकार प्रिंटिंग होती है। तो सेंट्रल बैंक का काम है प्रिंटिंग को अरेंज करना, कॉइन्स जो होते हैं उनकी मिंटिंग को अरेंज करना। तो मिंटिंग एंड प्रिंटिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक। महत्वपूर्ण कार्य है कि ये एक प्रॉमिस करता है बेयरर के साथ में, जो उस करेंसी को होल्ड कर रहा है, जिसके पास वो करेंसी है, उसके साथ एक प्रॉमिस की जाती है कि जिसके पास वो करेंसी नोट होगा या कॉइन होगा, उसको एक सर्टेन वैल्यू हमेशा मिलेगी। इसीलिए इन करेंसी नोट्स के कॉइन्स को हम लीगल टेंडर बोलते हैं। सेंट्रल बैंक, जैसा कि मैंने बताया, केंद्रीय बैंक सोल अथॉरिटी होते हैं ना, एकमात्र संस्था होती है जो करेंसी को इशू करता है। इसके कारण यहाँ उसकी एक मोनोपोली हो जाती है मार्केट में। मोनोपोली होने के कारण क्या है, 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं निकल के, यूनिफॉर्मिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। यूनिफॉर्मिटी एकात्मकता है कि पूरे कंट्री में एक ही जैसे करेंसी नोट्स अवेलेबल हैं। कंट्री के किसी पार्ट में आप चले जाइए, रुपी जो करेंसी है उसके जो डिफरेंट डिनोमिनेशंस में जो नोट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे एक ही जैसे हैं, उनमें डिफरेंस नहीं है। 500 का नोट अगर आप कन्याकुमारी में आप देखेंगे या लेह लद्दाख में आप देखेंगे, दोनों स्थान पे 500 रुपए का नोट आरबीआई के द्वारा जो इशू किया गया होगा वो एक ही जैसा होगा। दूसरी बात फ्लेक्सिबिलिटी, नोट का मुद्रण कितना करना है, करेंसी कितनी इशू करनी है, इसको सेंट्रल बैंक डिसाइड कर सकता है। वो इसको डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज या इंक्रीज करके वो मनी सप्लाई को मार्केट में अफेक्ट कर सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी इस पूरे प्रोसेस में आ जाती है, लचीलापन आ जाता है। करेंसी क्रिएटेड बाय सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। ये आपसे एक 1 मार्क्स में कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज हाई पावर्ड मनी। तो बेसिकली करेंसी क्रिएटेड बाय सेंट्रल बैंक, यानी जो करेंसी सेंट्रल बैंक ने जिसको इशू किया है उसको हाई पावर्ड मनी कहते हैं। इसके ये और 2 टर्म्स और हैं, रिजर्व मनी भी इसको बोल देते हैं, या इसको किसी भी कंट्री का मॉनेटरी बेस भी इसको कह देते हैं। कॉइन्स जितने भी होते हैं और 1 रुपए का नोट, ये रिजर्व बैंक के द्वारा सर्कुलेट किया जाता है, लेकिन उसके द्वारा ये प्रिंट नहीं किया जाता या इनकी मिंटिंग नहीं होती आरबीआई के द्वारा। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी वित्त मंत्रालय भारत सरकार का, वो सभी सिक्कों का
मुद्रण करता है और 1 रुपए का नोट जो है उसकी छपाई का कार्य उसके द्वारा किया जाता है, लेकिन सर्कुलेशन इनका भी आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। अब एक प्रमुख प्रश्न, वेयर आर द करेंसी कॉइन्स एंड नोट्स प्रिंटिंग फैसिलिटीज लोकेटेड इन इंडिया? भारत में किन किन स्थानों पर करेंसी के कॉइन्स और नोट्स इनकी छपाई का काम होता है, कहाँ कहाँ ऐसी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, आप इनके बारे में जानें। जो पेपर यूज होता है करेंसी नोट्स में, वो पेपर कहाँ से अवेलेबल होता है, क्या उनके लिए भी पेपर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज इंडिया में काम कर रही हैं, तो वो कहाँ कर रही हैं, इनके बारे में जानने का प्रयास करें इस क्लास के बाद में। मैं समझता हूँ बैंक ऑफ इशू का जो ये पूरा यहाँ पर फंक्शन है, जो कार्य है सेंट्रल बैंक का, ये आप भली भांति समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट्स बैंक। सेंट्रल बैंक किसी भी देश की जो सरकार है उसका भी बैंक है। एक आम नागरिक जिस प्रकार से बैंक में जाता है, अपनी बचतों को वहां जमा कराता है, आवश्यकता पड़ने पर वहां से ऋण प्राप्त करता है, ऐसे ही गवर्नमेंट के लिए भी एक बैंक है जो उसके लिए काम करता है, वो है सेंट्रल बैंक, यानी कि आरबीआई हमारे देश में। तो ये गवर्नमेंट का बैंक है। ये क्या क्या काम करता है इस रोल को प्ले करने के लिए? गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करता है। गवर्नमेंट से मेरा मतलब है गवर्नमेंट के जितने यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनके अकाउंट्स होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होते हैं और उनको मैनेज करता है गवर्नमेंट में। एक्सेप्ट करता है गवर्नमेंट से डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट रिसीव होनी है तो उस पेमेंट को रिसीव कर लेता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। स्टेट गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पे करने वाली है, या कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया हुआ था उसकी रिकवरी हो रही है, तो इस तरह की पेमेंट्स गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट कर लेता है। साथ ही गवर्नमेंट को जब कुछ डिसबर्समेंट करना होता है, यानी कि कुछ पैसा है जिसका वितरण करना है, कहीं किसी विशेष उद्देश्य के लिए उसका प्रयोग करना है, खर्च करना है, व्यय करना है धन को, तो उस धन को व्यय करते समय उसको उपलब्ध कराने का काम सेंट्रल बैंक करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अगर किसी आपातकाल में कोई आकस्मिक आवश्यकता पड़ गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की, धन की आवश्यकता पड़ी है, तो एडवांसेस भी वो प्रोवाइड करता है, यानी कि वो कुछ धन उपलब्ध कराता है टेम्पररी डिमांड के लिए। अगर टेम्परेरीली गवर्नमेंट के पास कोई डिमांड है जो ऑल ऑफ ए सडन वो अपने आप से पूरा नहीं कर पा रही है, बाद में जब गवर्नमेंट के पास पेमेंट्स आएंगी तो वो रिटर्न कर देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। एडवाइजर है, सलाहकार है सरकार का मॉनेटरी पॉलिसी पर, यानी मौद्रिक नीति जो है देश में, मौद्रिक नीति में जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें वो सलाह देता है सरकार को। तो ये सारे कुछ फंक्शंस हैं गवर्नमेंट बैंक के, इन सभी का प्रयोग करता है सेंट्रल बैंक, ये सभी फंक्शंस परफॉर्म करता है सेंट्रल बैंक। एक बार फिर से देख लीजिए इन फंक्शंस को। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज बैंकर्स बैंक। जिस प्रकार सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करता है, उसी प्रकार ये बैंकर्स बैंक भी है। बैंकर्स बैंक क्यों कहा है? यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, व्यवसायिक बैंक जो हैं, ये उनका भी बैंक है, उनके लिए भी ये वही सुविधाएं प्रदान करता है जो एक कमर्शियल बैंक यानी व्यवसायिक बैंक आम जनता को प्रदान करते हैं। आम जनता किसी व्यवसायिक बैंक में अकाउंट ओपन कर सकती है, लेकिन सेंट्रल बैंक में अकाउंट ओपन नहीं कर सकती। सेंट्रल बैंक में अकाउंट होते हैं व्यवसायिक बैंकों के, यानी कि केंद्रीय बैंक में व्यवसायिक बैंक अपना खाता खोल सकते हैं। बैंक जो व्यवसायिक बैंक हैं, व्यवसायिक बैंक को अगर आवश्यकता पड़ती है, देखिए, इट एक्सेप्ट सरप्लस कैश फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के पास एक्स्ट्रा मनी है, मैंने अभी बताया एलआरआर की फॉर्म में कमर्शियल बैंक्स को कुछ डिपॉजिट्स को रिजर्व की फॉर्म में रखना होता है, बाकी की वो लेंडिंग कर सकता है। लेकिन अगर बोरोवर ही नहीं आ रहे हैं उतने, 1000 करोड़ रुपया जब बैंक के पास था, 200 करोड़ रुपया उसने डिपॉजिट की रिजर्व की फॉर्म में रखा था, 800 करोड़ रुपए वो लेंडिंग करना चाहता है, लेकिन उसके पास उतने बोरोवर्स ही ना आ रहे हो, तो यानी कि उसके पास सरप्लस कैश है, तो वो सरप्लस कैश को कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जमा करा सकता है, यानी केंद्रीय बैंक के पास जमा करा के और कुछ उस पर ब्याज अर्जित कर सकता है। सेकंड फंक्शन है उसका इमरजेंसी लैंडिंग, यानी व्यवसायिक बैंक के पास अचानक से कुछ मांग आ पड़ी है और वो उसको ऑल ऑफ ए सडन सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, पूरा नहीं कर सकता है, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, यानी कि अंतिम विकल्प के रूप में केंद्रीय बैंक एक व्यवसायिक बैंक को धन उपलब्ध कराएगा।
मैनेजेस द क्लियरिंग हाउसेस। क्लियरिंग हाउसेस मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, किसी भी बैंक में आज मान लिया कुछ चेक जमा कराए गए हैं, दूसरे बैंक में भी जमा कराए गए होंगे चेक, तीसरे में कराए गए होंगे, और वो चेक किसी भी बैंक में जमा कराए जाते हैं, वो ये संभव है कि उसी बैंक का चेक हो, यानी जो जिसने वो चेक इशू करा है और जिसने रिसीव करा, दोनों एक ही बैंक में, उन दोनों ही व्यक्तियों के एक ही बैंक में खाता हो, या अलग अलग बैंक में हो सकते हैं। अगर अलग अलग बैंक में खाते हैं तो फिर ये चेक्स जाते हैं क्लियरिंग हाउस में। शाम के समय क्लियरिंग हाउस काम करता है और उसमें हिसाब लगाया जाता है कि किस बैंक के पास चेक रिसीव हुआ है और उसकी पेमेंट किस बैंक के अकाउंट से की जानी है। तो वहाँ क्लियरिंग हाउस अरेंज करना सेंट्रल बैंक का काम होता है नॉर्मली। इट इश्यूज एडवाइजरीज एंड गाइडलाइंस फॉर कमर्शियल बैंक्स। ये कमर्शियल बैंक्स को एडवाइजरीज देता है, गाइडलाइंस, उनके लिए मानक तैयार करता है, उनको सलाह देता है, समय समय पर परामर्श देता है उनको कि आप किस प्रकार की नीतियों का पालन करें ताकि आपका जो कार्य है, व्यवसायिक बैंक का कार्य है, वो सुचारू रूप से चलता रहे। और उसके अलावा सेंट्रल बैंक नियम बनाता है लाइसेंसिंग के लिए, एमलगेमेशन के लिए, एक्विजिशन के लिए, लिक्विडेशन। ये सब क्या है, यानी कि नया बैंक स्थापित करना है, किन्हीं दो बैंकों को आपस में मिला देना है। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा एमलगेमेशन हुआ है कुछ बैंक्स का, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स कॉमर्स एमलगेमेट हो गया है पंजाब नेशनल बैंक में, ऐसा कई बैंक्स के साथ हुआ है। एक्विजिशन, एक बैंक दूसरे बैंक को एक्वायर कर ले। लिक्विडेशन, किसी बैंक को समाप्त कर दिया जाए। और ब्रांच एक्सपेंशन, यानी एक्स्ट्रा ब्रांचेस अगर किसी बैंक को खोलनी है तो उसके लिए सारी ये परमिशन देने का काम सेंट्रल बैंक करता है। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, यहाँ देखिए, ये पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक के लिए सेंट्रल बैंक। नाउ learn about the recent amalgamation of some public sector commercial banks। इसके बारे में आप पढ़ना है, आपको पढ़ना है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि देश में क्रेडिट जो है, यानी कितना मनी जो है वो सप्लाई में है, उसको कंट्रोल करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरबीआई, सेंट्रल बैंक। और ये दो तरीके से अफेक्ट करता है इसको। क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स को अफेक्ट करें, यानी कमर्शियल बैंक कितना ऋण दे पा रहे हैं उसको निर्धारित कर सकता है सीआरआर एसएलआर को चेंज करके। डिमांड फॉर फंड्स बाय पब्लिक, पब्लिक फंड की डिमांड ज्यादा करे या कम करे उसको अफेक्ट कर सकता है ब्याज दरों को प्रभावित करके। तो मॉनेटरी पॉलिसी को रन करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी टेंडेंसी को चेक करना। इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी हम कहते हैं जब कीमतों में बहुत तेजी से उछाल आ रहा हो वस्तुओं और सेवाओं की, देश में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। और डिफ्लेशनरी जब कीमतें गिर रही हो, उनमें गिरावट आ रही हो कीमतों में तेजी से, तो डिफ्लेशनरी टेंडेंसी होती है। इन दोनों को ही संभालने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का कार्य सेंट्रल बैंक करता है। और कैसे करता है, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हमारे पास 7 इंस्ट्रूमेंट है जो इस सिलेबस में आपको स्टडी करने। सबसे पहला है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आपको देखना है कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो सिक्योरिटीज को या बॉन्ड्स को स्टडी करता है, को सेल आउट करना या बाइंग का काम करता है। बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये बेसिकली ये कुछ पेपर्स होते हैं, पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें प्रॉमिस होती है कि जो जिसके पास ये बॉन्ड्स होंगे या सिक्योरिटीज होंगी उनको फ्यूचर में एक सर्टेन अमाउंट पे की जाएगी जिसने उन बॉन्ड्स को इशू करा है उनके द्वारा। तो अगर बॉन्ड्स को सेंट्रल बैंक परचेज करता है सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो परचेज करने पर सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक कुछ पैसा इशू करेगा गवर्नमेंट को, कुछ मनी रिलीज करेगा। तो इससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। देख सकते हैं, बाइंग से क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो लोगों के पास में अतिरिक्त धन होगा, अधिक धन होगा जो वो खर्च कर सकते हैं ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। गुड्स एंड सर्विसेज पे परचेज करने के लिए अधिक धन अवेलेबल होगा, तो उससे कीमतें जो गिर रही थी उन कीमतों को संभाला जा सकता है। डिफ्लेशनरी टेंडेंसी को हम करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हेलो,
हेलो 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 हाँ सर, अमित, एज पर योर इंस्ट्रक्शन आई एम लीविंग दिस टॉपिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। नॉट माइन सर, श्रीनी सर की है कि ओके लास्ट सर बोल रहे हैं कि लास्ट के 10 मिनट्स में अगर बच्चे के That's डाउट good, sir, ओके because सर, last नो प्रॉब्लम सर। और I am just directly going to a new slide. Basically, I am leaving the questions also. हाँ वो क्वेश्चन दे दीजिए सर, बाद में जो बच्चे हैं वो नेक्स्ट नहीं, ये क्लास में इसमें सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज हो रहे होंगे, ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं कोई किया। बात नहीं सर, जितने चलिए मैं बच्चे कर सिंपल क्वेश्चंस आप इनसे बच्चों से पूछ लेता हूँ जो कि अभी हाँ तक। हाँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंक्स किसी भी कंट्री में कितने हो सकते हैं? As per the guidelines, there can be only one central bank in any country. Next question. When was Reserve Bank of India established? Reserve Bank of India किस वर्ष में स्थापित हुआ था? – 1935 was the year when Reserve Bank of India was established. सर गो स्लो, स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं। Third question. Are all currency notes issued and circulated by RBI? क्या सारे करेंसी नोट्स और कॉइन्स जो भी हैं सब आरबीआई के द्वारा इशू भी किए जाते हैं, सर्कुलेट भी किए जाते हैं? अभी स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। मैं थर्ड क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। आर ऑल करेंसी नोट्स इश्यूड एंड सर्कुलेटेड बाय आरबीआई? क्या सभी करेंसी नोट्स, जितने भी नोट हैं, क्या सभी आरबीआई के द्वारा इशू भी किए जाते हैं और सर्कुलेट भी किए जाते हैं? यस, स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। प्रोसीड सर, प्रोसीड। द आंसर इज नो। ₹1 नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रिंट किया जाता है, सर्कुलेट लेकिन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। बाकी सभी नोट्स आरबीआई के द्वारा इशू भी किए जाते हैं और सर्कुलेट भी किए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है इसको मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूं क्योंकि ये आपको आज नहीं पढ़ाया गया है टॉपिक। आई एम लीविंग सम मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। The students can go through these questions in their free time, and many of these questions have been asked in previous exams of CBSE. So spare some time, go through these questions, solve them. In case you face some problem, then in the next class, I want to tell the students that the next class would be for a different topic, that will be for the balance of payment by my dear colleague Mr. Vikram. But the next to next class means the second class in next week will be a recapitulation session in which all the units that have been taught by the teachers till then will be revised, recapitulated, doubts will be cleared, and if in case some part of the content of a unit has not been covered in earlier classes, वो वहाँ कवर किया जाएगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में ये जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल का टॉपिक आज मैंने छोड़ दिया है क्योंकि टाइम थोड़ा कम था, उसको वहाँ पे हम कवर अप करेंगे। और आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में रेज होंगे उन क्वेश्चंस को आप वहाँ रेज कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उससे पहले आप कंटेंट को पढ़ें, स्लाइड्स को बार बार देखें। हो सकता है कि वो डाउट आपके अपने आप ही क्लियर हो जाएं। 2-3 बार आप स्टडी करेंगे, फिर भी इवन आफ्टर स्टडिंग the chapter unit
you find that there are some questions that are causing doubt in your mind, you may ask the questions in that class. That is the recapitulation session. That is the second class in next week. Few more questions that the students can solve, and students can take screenshots also of these slides. There are some other useful resources. वो है, यहाँ देखिए ध्यान से कि एनसीईआरटी की बुक में आपको ये देखिए यहाँ पे एक क्यूआर कोड मिलता है। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करें, आप इसके लिए या तो ई पाठशाला स्कैनर यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी क्यूआर कोड स्कैनर यूज करें। इसको स्कैन करते ही आप पाएंगे कि ऑनलाइन एक फ्रंट एंड पे एक साइट ओपन हो जाएगी जिसपे यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस यूनिट मनी एंड बैंकिंग, और ऐसा किसी भी यूनिट के लिए आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। और ये पॉसिबल है आपके लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, डिजिटल बोर्ड, किसी से भी पॉसिबल है। बस आपको एक स्कैनर डाउनलोड करना होगा अपने डिवाइस में। होमवर्क है आपके लिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होंगे आपके एग्जाम से, लेकिन दे विल हेल्प यू एक्सप्लोर, लर्न मोर अबाउट दिस यूनिट, और इस यूनिट को आप रिलेट कर पाएं डेली हैपनिंग्स के बारे में। न्यूज़ में आप बहुत सारी बातें सुनते हैं, उससे रिलेट कर पाएंगे आप अपनी नॉलेज को। तो यूनियन बजट 2020 किसने प्रेजेंट किया, कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, व्हाट वाज द फर्स्ट सेंट्रल बैंक, वेयर वाज द फर्स्ट सेंट्रल बैंक एस्टैब्लिश्ड, दुनिया में सबसे पहला सेंट्रल बैंक किस देश में स्थापित हुआ और कब हुआ, किस वर्ष में हुआ। फाइंड द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसबीआई एंड आईसीआईसीआई बैंक, इनकी स्थापना कब हुई, एसबीआई की और आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई। मैं बता दूं, ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इन बैंक्स के आपको लोगो और टैगलाइन, हर बैंक के बारे में एक लाइन, 2-3 शब्द, सुंदर शब्दों के बारे में उस लाइन के द्वारा बैंक का उद्देश्य लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो वो आपको फाइंड आउट करना है ऑनलाइन सोर्सेज से, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का। मैं बताना चाहता हूँ, ये दोनों बैंक जो बात के हैं ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और ये दोनों पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन को आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपको हेल्प मिल जाएगी। यहाँ 3 कमर्शियल बैंक आपको फाइंड आउट करने हैं, प्राइवेट सेक्टर 2 ऑलरेडी आपको पता है, थर्ड फाइंड आउट कर लीजिए। प्राइवेट के ये 2 हो गए आपको, थर्ड फाइंड आउट कर लीजिए। पब्लिक सेक्टर के ये 2 बैंक्स हो गए, थर्ड फाइंड आउट कर लीजिए। और 3 फॉरेन बैंक्स आप जो इंडिया में काम कर रहे हैं वो फाइंड आउट कर लीजिए। तो आपको मजा आएगा ये सब एक्टिविटीज करने में। यू विल फाइंड कि हाँ, ये सब चीजें जो हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ये जो आप न्यूज में सुनते थे, इन सब का मीनिंग क्या है, कौन किस सेक्टर में बिलोंग करता है। कुछ टॉपिक्स हैं सजेशन के लिए। मैंने आपको बताया कि 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा आपका इस साल, और 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट के लिए इस यूनिट से अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो देयर आर सम टॉपिक्स दैट आर एज सजेशन फॉर यू, कि आप इनमें से कोई एक पिक कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये तो आप अगर आप सिलेबस को स्टडी करेंगे डाउनलोड करके तो उसमें सजेशन में भी है ये टॉपिक, राइट। और इसके बाद डीमोनेटाइजेशन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया लीगल टेंडर के बारे में आज बताया, तो वो डीमोनेटाइजेशन हुआ 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के द्वारा घोषणा करी कि 500 रुपया, 1000 रुपये का नोट अब बाजार में मान्य नहीं होगा। तो वो उसका अर्थ था कि वो लीगल टेंडर अब नहीं रहा। ₹500, ₹1000 नोट आर नो मोर द लीगल टेंडर। तो डीमोनेटाइजेशन के कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज आप स्टडी कीजिए, उस पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कीजिए कि क्यों आवश्यकता पड़ी डीमोनेटाइजेशन की, क्या कारण थे और उसके प्रभाव, कॉन्सिक्वेंसेज कि आने वाले समय में उसके क्या प्रभाव पड़े। या उसी समय जब डीमोनेटाइजेशन का प्रोसेस जो है, उस समय करेंसी एक्सचेंज की जा रही थी लोगों के द्वारा बैंकों में लाइन में लगकर, या अपने अकाउंट्स में जमा कराई जा रही थी करेंसी, तो उस समय लोग किस प्रकार प्रभावित हुए, अर्थव्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित हुई, इन सब पहलुओं पर आप विस्तार से चर्चा कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में। नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है व्यवसायिक बैंकों का भारत के इतिहास में, उसके बारे में आप स्टडी कीजिए, उस पर रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं आप कि राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, किन किन बैंक्स का किया गया, कितने बैंक्स का किया गया, किस वर्ष में किया गया, उसका परिणाम क्या था, उद्देश्य क्या था। इस सारे के बारे में आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, जिसे एमलगमेशन बेसिकली मैंने अभी पिछली स्लाइड में कहा था
कि अमेलगेमेट कर दिया गया है। मैंने कहा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पंजाब नेशनल बैंक में अमेलगेमेट कर दिया गया। अब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट बैंक नहीं है, उसके सारे अकाउंट्स, उसके सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दिए गए पंजाब नेशनल बैंक में। इस प्रकार और भी कई सारे बैंक हैं जो एक बैंक को किसी बड़े बैंक में, दूसरे बड़े बैंक में अमेलगेमेट कर दिया गया है। क्योंकि ये नई घटना है, इस घटना पर अगर आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बहुत ही रेलेवेंट होगा, इंटरेस्टिंग होगा और आपको काफी कुछ इसमें जानने को का मौका मिलेगा। तो ये सारे थे सजेस्टेड टॉपिक्स। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स फॉर listening very patiently in this class, taking part in every activity of this class, answering the questions properly. I am very thankful to all my panelists, Ajay sir, अग्रवाल मैम और मेरे डियर कलीग विक्रम सर। उसके अलावा करियर लॉन्चर टीम से जो इस पूरे ये जो हमारा सेशन था इसको सपोर्ट करने के लिए श्रीनिधि सर, मोहन सर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। स्टूडेंट्स कैन स्टिल raise questions, still ask questions for next 1 or 2 minutes. Thank you so much. Thank you, Amit sir. Very good session. It was a very good session. Thank you so much, sir. अभी बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। Okay, Srini sir, should we wind up the session? Hello. Yes, sir. You can wind up, sir. Okay, sir. So should I end the meeting? Yes sir, Amit sir. हाँ, end कर दें? Yes sir, yes sir.